नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इकाई दूसरी, इस इकाई में हमारे पाठ्यक्रम में हमें क्या क्या दिया है यह आज हमें जानना है। तो दूसरी इकाई में आपकी जो पहली कविता है धरती का आंगन महके, ये कविता दी है और इस कविता के कवि है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी। इन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें कर्म विज्ञान इसका महत्व समझाया है। विज्ञान के आधार पर खूब प्रगति करना है, सशास्त्र के इंसानियत बचाना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। समाज में स्नेह सदाचार मानवता इन मूल्यों को रुंधीगत करना है या इन मूल्यों को बढ़ावा देना है। इन सारी बातों को इस कविता के माध्यम से इन्होंने हमें बताने का प्रयास किया है। तो ये कविता देखने से पहले हम देखते हैं डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी का जीवन परिचय। आपका जन्म 1929 इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ है। मृत्यु 2012 में हुई है। आप आजीवन अध्यापक रहे। डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही। प्रमुख कृतियां हैं अर्चनांजलि, मंगलपथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, ये इनका कविता संग्रह है। तो प्रस्तुत कविता में कवि हमें ये बताना चाहते हैं, डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म ज्ञान एवं विज्ञान की महानता यानी कि महत्व यहाँ पे स्थापित की है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक शस्त्र के मानवता को बचाना भी आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार स्नेह बढ़ेगा। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि नैतिक मूल्य तथा ज्ञान विज्ञान की प्रगति के विषय में उन्होंने कुछ बातें हमें इस कविता के माध्यम से बताई है, जिन बातों के ऊपर हमें गौर करना है। कवि का मानना है कि ज्ञान विज्ञान का प्रसार महत्वपूर्ण है। ठीक है, ज्ञान विज्ञान के साथ तुम आगे बढ़ो, इसके द्वारा प्रगति होनी भी चाहिए। मानव मात्र का भला भी होना चाहिए, न कि विनाशक अस्त्रों के निर्माण की होड़। एक दूसरे के आगे बढ़ने की जो होड़ है शस्त्रों अस्त्रों को लेकर, ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर समाज में स्नेह सदाचार और मानवता का वातावरण समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो यह बातें इन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें बताई है। तो हम देखते हैं कि कविता धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान धान से। तो देखो यहाँ पे धरती का अर्थ है पृथ्वी, महकना यानी खुशबू आना, कर्म ज्ञान यानी काम करना या कार्य करना। इस तरह से इस शब्द के अर्थ दिए हैं। ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। सरिता यानी नदी, धान यानी अनाज। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी हमें ये कहना चाहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का आंगन विज्ञान से महके, अर्थात विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ पूरी धरा को मिले, यानी कि पूरी पृथ्वी को विज्ञान का लाभ मिलना चाहिए। और विज्ञान से हमारी उन्नति होती है, हम आगे बढ़ते हैं, ये भी सारी धरती को इसका फायदा होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कवि हमें कहना चाहते हैं। नदियों की धारा इस प्रकार मोड़ दो कि हर खेत अनाज की भरपूर फसल उत्पन्न हो। तो नदी की यानी कि सरिता की धारा को ऐसा प्रवाहित करो, ऐसा मोड़ो कि हर खेत में वो पानी पहुंचना चाहिए और सारा जो खेत है वो फसल अच्छी तरह से उत्पन्न कर सके। तो इन पंक्तियों के माध्यम से इन्होंने यही हमें बताया है। देखते हैं अगली पंक्ति।
अभिलाषाएं नित्य मुस्काए, आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। तो कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि अभिलाषाएं नित्य मुस्काए, आशाओं की छाह में। अभिलाषा यानी इच्छा या हमारी कामना, जिसे हम अभिलाषा कहते हैं, नित्य यानी हमेशा, मुस्काए आशाओं की छाह में, छाह यानी आश्रय में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में, राह यानी मार्ग, पथ जिसे हम कहते हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह समझाना चाहते हैं कि मनुष्य जो आशा करता है या जिस तरह की अभिलाषाएं अपने अंदर पनपता है, जो भी उसकी अभिलाषाएं हैं वे सभी पूर्ण हो, परंतु मनुष्य सदा विश्वसनीय बना रहे, विश्वास संपादन कर सके, विश्वसनीयता उसके अंदर होनी चाहिए। इन पंक्तियों के माध्यम से हमें कवि समझाना चाहते हैं। विश्वासों की राह होनी चाहिए। विश्वास अगर हमारा बुलंद है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से उन्नति कर सकते हैं और खुद की उन्नति के साथ साथ हमारे समाज की, राष्ट्र की उन्नति भी हो सकती है। आगे देखो, शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। श्रृंगार यानी साज। शिल्पकला, यहाँ पे शिल्पकला का अर्थ ये दिया है कि जो भी चीजें हम हाथ से बनाते हैं उसे शिल्पकला कहा जाता है। लेकिन हम ये जानते हैं शिल्प यानी पत्थर और कला मतलब पत्थर पे जो कलाएं हम करते हैं उसे शिल्पकला कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे शिल्पकला का अर्थ हमें इस तरह से लेना है कि हाथ से जो भी चीजें हम बनाते हैं उसे शिल्पकला कहा गया है। कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार बने। कुमुद यानी कमल के जो फूल होते हैं उसे कुमुद कहा गया है। माला यानी हार, वक्षस्थल यानी छाती या गला भी उसे हम कह सकते हैं। तो वक्षस्थल की माला होनी चाहिए। फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। श्रृंगार यानी साज। तो सभी प्रकार की शिल्पकलाओं को हम अपनाएं और अपना समुचित विकास करें। देखो, जितनी भी शिल्पकलाएं हैं, इन शिल्पकलाओं का विकास हमें करना चाहिए, इन शिल्पकलाओं को हमें अपनाना चाहिए। सच में अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा विकास होगा, हमारे समाज का भी विकास हो सकता है। साथ ही साथ यह भूमि फूलों फलों से हरी भरी और सज्जे रहे। फूलों से, फलों से हमारी जो धरती है सदा हरी भरी रहनी चाहिए। और ये धरती जो है फूलों फलों के बहारों से ही हरी भरी रहती है और ये धरती का श्रृंगार है, धरती माँ का श्रृंगार है, ऐसा यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं। अगली पंक्तियां देखो, किस तरह से फूल जो होते हैं हमारे मन को प्रसन्न करते हैं, इसीलिए धरती को हरा भरा रखना हमारा महत्वपूर्ण कार्य है। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। देखो, हमें उन्नति करनी है, विज्ञान को अपनाना है, विज्ञान को समाज में इतना फैलाना है कि हर कोई विज्ञान से ही अपनी उन्नति करने के बारे में सोचे। तो यहाँ कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि कवि कहते हैं कि विज्ञान की निरंतर प्रगति हो, सतत विज्ञान प्रगतिमय हो, प्रगति होती रहे, मनुष्य अपने बनाए गए किसी भी अंतरिक्ष यान से चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचे। चंद्रलोक हो या मंगल ग्रह हो, वहाँ पे मनुष्य इस तरह से पहुंचना चाहिए कि सफलता मिलनी चाहिए, उसे सफलतापूर्वक वो वहाँ पे पहुंचना चाहिए। परंतु इंसान विज्ञान का प्रयोग विध्वंसकारी शस्त्रों के निर्माण के लिए ना करे। विज्ञान का प्रयोग हमें विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण करने में नहीं लगाना है या नहीं करना है। अगर ऐसा हम करते हैं तो इस धरती का विनाश निश्चित होगा, इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे शस्त्र यानी हाथ से चलाए जाने वाले जो हथियार होते हैं, जैसे कि तलवार,
उसे शस्त्र कहा जाता है। अस्त्र यानी हाथ से फेंके जाने वाले जो अस्त्र होते हैं, जैसे कि बम जो कि हम फेंकते हैं। तो शस्त्र अस्त्र, विनाशक शस्त्र अस्त्र का निर्माण हमें नहीं करना है। विज्ञान ने कितनी भी प्रगति क्यों न की हो, लेकिन अस्त्रों का निर्माण नहीं करना है। ये हमारे समाज के लिए विध्वंसकारी हो सकते हैं, इसीलिए उनके निर्माण में हमें रोक लगानी चाहिए। सास सास जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदर आकती। आकना यानी कीमत बताना, ये इसका अर्थ है। सास सास जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका, शलाका यानी सलाई, जिससे हम कुछ सीने का कार्य करते हैं या कुछ कार्य करने के लिए उसे लेते हैं, तो उसे सलाका कहा गया है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन मानवीय गुणों से, सदाचार, पवित्रता आदि से पूर्ण हो। नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता के परिचारक होते हैं। नैतिकता, सदाचार अगर हमारे अंदर है तो ही हम अच्छे से उन्नति कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि नम्रता हर व्यक्ति में होनी चाहिए, सदाचार होना चाहिए, तो ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सास सास में जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती। प्रत्येक मनुष्य का जो जीवन है वो मानवीय गुणों से परिपूर्ण होता है, लेकिन जो सदाचार होता है या कौन से भी अच्छे गुण होते हैं, वे गुण हमारे अंदर हमें किस तरह से पनपने हैं, ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है। ऐसा यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं। प्रतिभा का पैमाना, मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। तो यहाँ कवि हमें ये कहना चाहते हैं, प्रतिभा का पैमाना, मेधा यानी बुद्धि को कहा गया है। जो हमारी बुद्धि होती है वो बहुत ही चंचल होती है और बहुत विचार करती है, और उसके विचारों के साथ, अच्छे अच्छे विचारों के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ही हमारी उन्नति होती है। प्रतिभा यानी विलक्षण बौद्धिक शक्ति, और ये शक्ति हमें तरह तरह के विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं, और इन प्रतिभाओं के आधार पर हम उन्नति करते हैं। पैमाना यानी मापतोल करना, पैमाना उसे कहा गया है। ऊंचाई नापता। हमारी प्रतिभा, हमारी मेधा अर्थात बुद्धि और हमारा मानवीय व्यवहार हमारे चरित्र की परिचारक है। हम किस तरह से वर्तन करते हैं, हमारे अंदर इंसानियतता है कि नहीं, इसका जो नापतोल है ये हमारी बुद्धि करती है, हमारी प्रतिभा करती है। इसीलिए ये हमारे चरित्र की परिचायक होती है। गहराई नापने का कार्य, इंसानियत तोलने का कार्य यहाँ पे होता है। इसीलिए हमारे अंदर प्रतिभा और मेधा यानी कि बुद्धि तल्लग होनी आवश्यक है, विलक्षण बौद्धिक शक्ति होनी आवश्यक है। इसी से ही हमारे अंदर मानवता आती है, और इस मानवता से ही हम उन्नति कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पे कवि हमें कहना चाहते हैं। आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। तो ये जो वसुधा है ये धरती को कहा गया है, तो इस धरती का हमें गुणगान, गौरव करना चाहिए। आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा परिधान से। आत्मा यानी हमारा जो मन होता है उसे हम आत्मा कहते हैं। आवृत्त यानी प्रवृत्त, प्रेरणा देना या मोटिवेट करना, ऐसा शब्द का अर्थ यहाँ पे लिया गया है। स्नेह यानी प्रेम, ममता, प्रभा यानी प्रकाश या रोशनी, परिधान यानी वस्त्र, इस तरह के अर्थ इस शब्दों के यहाँ पे दिए हैं। सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण होना चाहिए। सबके साथ हमें मानवीय मूल्यों के साथ ही पेश आना है। हमारी आत्मा स्नेह रूपी परिधान से सजी होनी चाहिए। हमारी जो आत्मा होती है, ये जो आत्मा है
इसके अंदर स्नेह होना चाहिए, ममता होनी चाहिए। हम सब मिलकर इस रत्न प्रसविनी वसुधा के गान गाए, उसकी अर्चना करें। हम सब मिलकर, अर्चना यानी पूजा अर्चा करना, पूजा या वंदन करना। तो हम सब मिलकर हमारे वसुधा का जयगान करें, उसका गौरव करें। उसके लिए हमारा जो मन है वो समर्पित करने के लिए भी हमें तैयार होना है। तो हमारी जो वसुधा है, यानी जो हमारी धरती माँ है, पृथ्वी है, उसके लिए हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती है। इसीलिए हमें स्नेह से ही रहना है, आत्मा को प्रेरणा देनी है, प्रेम स्नेह भाव को हमारे अंदर पनपना है और हमारे पृथ्वी का यानी वसुधा का हमेशा जयगान करना है, गुणगान गाना है, गौरव करना है। ऐसा यहाँ पे कवि हमें समझाना चाहते हैं। अगर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सच में कवि कहना चाहते हैं कि विज्ञान को अपनाओ, विज्ञान का फैलाव करो, लेकिन ऐसे अस्त्रों का निर्माण मत करो जो कि हमारे समाज के लिए विध्वंसकारी साबित हो। यही बताने का प्रयास इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें किया है।